हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8th क्लास की सोशल स्टडीज की बुक और उसके हिस्ट्री भाग में से 12th चैप्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसे आजादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। अगर आप चाहें तो ये तस्वीरें देख सकते हैं। जब भी आपने नाम सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसके जरिए जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स जो है, अंग्रेज लोग जो है, वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करते इंडिया पे रूल करने के लिए। उनके अगेंस्ट एक रिवोल्ट हुआ था, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज थी, नीतियां थी, गतिविधियां थी, उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे और अलग अलग तरीके से तंग आ चुके थे। कोई रिलीजन की वजह से, कोई नौकरी की वजह से, कोई भेदभाव की वजह से, और नहीं तो और जो राजा थे वो भी तंग आ चुके थे इनके प्रशासन चलाने के तरीके से। इस वजह से अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में रिवोल्ट हुआ था, बगावत हुई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। हिस्ट्री के कुछ लोग ये जो रिवोल्ट 1857 का, इसे एक सोल्जर रिवोल्ट भी बोलते हैं, यानी सिपाहियों ने रिवोल्ट किया था। और कुछ लोग जो है इसे बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आजादी की जो पहली लड़ाई है वो इसी लड़ाई से शुरू हुई थी, रिवोल्ट ऑफ 1857 से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। हालांकि ब्रिटिशर्स को ऑलमोस्ट एक साल लग गया था इस रिवोल्ट के को दबाने के लिए इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, बट ये एक इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, जिसमें हमें ये एक ताकत दी कि हम रिवोल्ट कर सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, किताब में कुछ कारण दिए हुए हैं कि क्या क्या कारण थे रिवोल्ट होने के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेस। प्रशासन के हित में जो कॉजेस थे प्रशासन चलाने के, वो क्या क्या कॉजेस थे जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ था 1857 का। ना केवल पॉलिटिकल कॉजेस थे, ये जो रिवोल्ट हुआ था पॉलिटिकल कॉजेस की वजह से भी हुआ था, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हुआ था, पैसे को लेके जो दिक्कतें आ रही थी लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी हुआ था, रिलीजन जो नाम आप देना चाहो, रिलीजियस प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये इशू हुआ था। इवन मिलिट्री की प्रॉब्लम्स जो थी उनकी वजह से भी मिलिट्री के अंदर ये जो रिवोल्ट है ये हुआ था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल कारण क्या क्या थे जिसकी वजह से इतना बड़ा रिवोल्ट। सबसे पहली बात ये हुई कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नाना साहिब की, नाना साहिब जो थे ये एडॉप्टेड थे, बेटे थे किसके, पेशवा जी के, पेशवा बाजीराव सेकंड के ये बेटे थे, मतलब खुद का बेटा नहीं था, उन्होंने एडॉप्ट किया था। तो क्या हुआ कि जब नाना साहिब की डेथ हो गई तो इनके जो आगे बच्चा हुआ, इनका जो बेटा था, उसको एक अंग्रेज अफसर, ये नाम बार बार आएगा, आप इसे याद कर सकते हैं, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी के नाम से आप जगह जो है इंडिया में वो याद रखिएगा। पहले इन लोगों को पेंशन पे रखा जाता था कि आपको कुछ पेंशन मिलेगी। तो ये पेशवा के बेटे थे, सन थे, और जब इनकी मौत हो गई तो इनका जो बेटा था उसको लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि अब हम इसको पेंशन नहीं देंगे। इस वजह से जो नाना साहिब थे वो बेसिकली इनके अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि यार ये कैसे, मेरी मौत के बाद मेरे बेटे को क्यों नहीं तुम पेंशन दोगे। तो इसीलिए जो नाना साहिब थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए और उनके अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई। वैसे ही यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, जो मुगल शासन थे, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, ये इनकी जब मौत हुई वो हुई थी रेड फोर्ट में। रेड फोर्ट एक ऐतिहासिक जगह थी जो एक जड़ था एक पोजीशन का, पावर का। तो बहादुर शाह जफर जो थे वो बहुत उनकी इंसल्ट होकर, बेइज्जती होकर उनकी डेथ हुई थी, और उनको गिड़गिड़ाना पड़ा था ब्रिटिशर्स के आगे कि भाई मुझे पेंशन दे दो, मुझे ठीक तरीके से रखो। लेकिन इनको जो ट्रीट किया जा रहा था, इनको जिस तरीके से इनको ट्रीट किया जा रहा था वो देखने लायक था। मतलब जैसे आप सेकंड ग्रेड सिटीजन को ट्रीट करते हैं, गरीब को ट्रीट करते हैं, वैसे इनको ट्रीट किया जा रहा था। तो बहादुर शाह जफर जो थे, मुगलों के शासक जो थे, उनकी डेथ के बाद जो रेड फोर्ट था, अंग्रेजों ने कहा कि वो हम अपने काबू में कर लेंगे, हमारा हो जाएगा। और इनको भी सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जब वो जी रहे थे, तो ये भी एक कारण था कि यार राजे को भी नहीं ठीक ट्रीटमेंट मिला। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी लाई गई थी जिसे हम बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी। मैं बताया था आपको ये नाम बार बार आएगा, तो इस नाम को जरूर याद कर लेना। लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी लेकर आए थे जिसे हम बोलते हैं एडॉप्शन ऑफ पॉलिसी ऑफ लैप्स, लैप्स की पॉलिसी। लैप्स का मतलब होता है जब कोई चीज खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तो हम बोलते हैं हमने
पॉलिसी ऑफ लैप्स कर दिया है। तो इस पॉलिसी के अंदर ये बोला गया था कि जिस भी स्टेट के अंदर या जिस भी प्रशासन के अंदर जो राजा है, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसका अपना खून, उसका बच्चा नहीं होगा, मतलब उसने किसी तरीके से एडॉप्ट किया होगा, तो हम उसको राजगद्दी नहीं देंगे। कहने का मतलब वो जो एरिया है वो हमारे हिस्से में आ जाएगा। इस वजह से बहुत सारे जो एरियाज हैं वो जो अंग्रेज लोग हैं उन्होंने अपने काबू में कर लिए थे। जैसे कि संबलपुर जो है वो उन्होंने अपने काबू में कर लिया था। अब मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ पर ये एरियाज आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि संबलपुर कहाँ पे है, तो यहाँ पे इस एरिया में संबलपुर आ जाता है, वो उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था। वैसे ही उन्होंने झांसी जो है, झांसी की रानी, वहां का एरिया अपने कंट्रोल में कर लिया था। नागपुर का एरिया, उदयपुर का एरिया अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब ये जो एरियाज जहां जहां पर है मैं आपको मैप में दिखाना चाहती हूँ, ताकि और नहीं तो आपको मैप तो याद रहे कि यार हमने यहाँ पर ये एरियाज जो है वो देखे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं झांसी। झांसी, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास आ जाता है झांसी। वैसे ही अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर हमारा यहाँ पर आ जाता है। ये वाला जो एरिया है ये नागपुर कहलाया जाता है, यहाँ पर नागपुर आ जाता है। और एक और एरिया जो उन्होंने अपने काबू में कर लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर, वो हमारे पास है उदयपुर। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो उदयपुर है वो यहाँ पर इस एरिया में पड़ जाता है, इस एरिया में उदयपुर पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सारे एरियाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिए थे, जिसकी वजह से इवन जो राजा थे वो इनके अगेंस्ट उठ पड़े थे कि यार ये हमारे साथ क्या कर रहे हो। ठीक है, 3 कारण अभी तक मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं अवध की। अवध में क्या हुआ था वो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको मैप भी दिखा देती हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये अवध का एरिया, ये वाला। यहाँ पर उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे जो प्रशासन है उसमें गड़बड़ी हो रही है। कहने का मतलब यहाँ का जो प्रशासन है, डलहौजी ही चल रहे थे, ये सब काम करने के पीछे डलहौजी का एक मेजर हाथ था। तो उन्होंने बोला यहाँ पे माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ का जो प्रशासन है वो ठीक तरीके से चलाया नहीं जा रहा, इसीलिए अवध को हम अपने काबू में कर रहे हैं। तो जो अवध के राजा थे, जो नवाब थे अवध के, उनका नाम था नवाब ऑफ अवध, उनका नाम था वजीद अली। वजीद अली जी बड़ा गुस्से हो गए, कहते ये क्या तरीका है। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी अवध को कैसे इन्होंने अपने सिपाही यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं, पहले यहाँ पर अपने सिपाहियों को, फौज यहाँ पर खड़ी की और उसके बाद राजा से उस फौज को मेंटेन करने के लिए पैसे लिए और बाद में बोल दिया कि यार ये राजा तो ठीक तरीके से प्रशासन नहीं चला रहा। तो जो नवाब थे अवध के वजीद अली, उनको खत्म कर दिया, उनका प्रशासन खत्म कर दिया, ये बोल के कि यहाँ पर माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी प्रशासन सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा। अब बात करते हैं सोशल कॉजेस की, मतलब सोशल और रिलीजियस कॉजेस जो है वो हम इकट्ठे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोशल कॉजेस में ये था कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे हमने डलहौजी के बारे में पढ़ा, वैसे ही यहाँ पर नाम है विलियम बेंटिक। बेंटिक से याद रखना, बेंटिक। और साथ में डलहौजी जी जो साथ देंगे ही देंगे बेंटिक का। ठीक है, ये जो दोनों लोग थे जो ब्रिटिशर्स की साइड से थे, इन्होंने इंडियन सोसाइटी में अपनी तरफ से तो अच्छे रिफॉर्म किए। इन्होंने ये बोला कि यार सती सिस्टम जो है, जिसमें औरत को जला दिया जाता है उसके पति की मौत के बाद, उसे बंद करो। तो सबसे पहला उन्होंने बोला सती सिस्टम की आवाज के लिए आवाज उठाई। फिर उन्होंने बोला कि जो फीमेल बच्चों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है उस चीज को बंद करो, ये बिल्कुल गलत है। तीसरी चीज उन्होंने बोली कि ये जो विडोज है, जब इनके पति मर जाते हैं जिन औरतों के, जब वो विडोज हो जाती है तो उनका जो ट्रीटमेंट है सोसाइटी में अच्छे से नहीं हो रहा था। तो इन्होंने बोला कि विडोज जो है वो दोबारा शादी कर सकती है, रीमैरिज कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और उसके बाद इन्होंने बोला कि यार जो कास्ट सिस्टम है, जिसमें तुमने 4 वर्गों में कास्ट को डिवाइड किया हुआ, इसे बंद करो। पांचवा उन्होंने बोला कि यार अनटचेबिलिटी, ये छूत छात की जो बीमारी है जो फैली हुई है सोसाइटी में, इसे बंद करो। अपनी साइड से बेंटिक अच्छे काम किए, सती प्रथा को बंद किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड को बंद किया। इन्फेंटिसाइड मतलब जो गर्भ में ही होता है बच्चा, उसको तभी मार दिया जाता है कि ये तो लड़की है। विडो रीमैरिज को बोला कि करवाई जाए, कास्ट सिस्टम को बंद किया, अनटचेबिलिटी बंद की जाए। लेकिन ये सब देखते हुए, क्योंकि समाज इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, तो जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, जब वो ट्रेन में ट्रेवल करते थे तो उनको लो क्लास के लोगों के साथ ट्रेवल करना पड़ता था। उनको ये लगता था कि यार ये तो हमारी सोसाइटी में इंटरफेयर कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, हमारे रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं, हम तो छूत छात में मानते हैं, ये तो बिल्कुल ही हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब
ये छूत छात की जो प्रथा है इसे खत्म कर रहे हैं, हम उच्च नहीं है, उच्च कास्ट के नहीं है, तो इंडियंस इसे ऐसे ले रहे थे। तो ये कुछ गर्मा गर्मी कर रहे थे जो रिफॉर्म्स हो रहे थे। दूसरा जो गलत कारण था वो ये था कि ब्रिटिशर्स जो है वो मिशनरीज लाकर, जैसे हमारे पंडित होते हैं, ग्रंथी होते हैं, क्रिश्चियंस में मिशनरीज होते हैं, तो बहुत सारे मिशनरीज को लाकर उस टाइम पे अंग्रेजों के दौरान इंडिया के लोगों को बोला जा रहा था कि क्रिश्चियनिटी का जो रिलीजन है उसको अडॉप्ट कर लिया जाए। इवन अगर तुम क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लेते हो तो तुम्हें अच्छी अच्छी पोस्ट पे नौकरी दी जाएगी, तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी की जाएगी, तुम्हें तोहफे दिए जाएंगे। इवन यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो क्रिश्चियनिटी में तुम कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो जो हिंदू लोग हैं या जो मुस्लिम लोग हैं उनको बड़ा बेइज्जती का माहौल सामना करना पड़ रहा था उस टाइम पे। अगर आप क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर रहे हो अलग अलग तरीकों से, तो आप ये देखो ना लोग किस तरीके से, उस टाइम पे तो लोग बहुत रिलीजियस थे, और दूसरा धर्म जो है अगर आप वो प्रमोट कर रहे हो तो लोग तो उसको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, तो ये भी एक बगावत का कारण बन गया। उसके अलावा आम जो इंडियंस थे, जो भारतीय निवासी थे, उन्हीं के देश में आके आप रूल कर रहे हो, और उन्हीं के साथ जो उनका ट्रीटमेंट है वो आप सही तरीके से नहीं कर रहे, उनको नीचा देखा जा रहा है, उनकी प्रमोशन नहीं की जा रही, उनको ब्रिटिशर्स के साथ बिठाया नहीं जा रहा। मतलब आप इंडियंस में तो सम्मान कर रहे हो सब इंडियंस को, लेकिन ब्रिटिशर्स को ऊपर रख रहे हो और इंडियंस को ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं तुम तो नीचे हो, हमारे से पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें क्या अकल है। तो ये कारण हो गया, इंडियंस कहते हैं हमारे समाज में आके, हमारे देश में आके तुम हमें रूल कर रहे हो और हमारे खिलाफ ही भेदभाव कर रहे हो, ये कौन सी नीति होगी। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक बोले तो पैसे की वजह से जो कारण थे, जो रिवोल्ट के मेजर रीजंस बने, वो अब हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक कारण जिसे हम पैसे के कारण बोलते हैं, सबसे पहला ये हुआ कि पैसा जो आता है सबसे ज्यादा ट्रेड और इंडस्ट्री से आता है। अब इसकी कहानी क्या है, जब अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स जो हैं, जब वो इंडिया आए उस टाइम पे वो ट्रेड के माध्यम से आए कि हम यहाँ से व्यापार करेंगे। अब व्यापार देखते देखते उन्होंने क्या किया, बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि कॉटन हो गया और नहीं तो जूट हो गया, इंडिया से सस्ते रेट पे ले जाते थे और इंडिया में लाकर ब्रिटेन में बने हुए जो फिनिश्ड गुड्स है, वहां की फैक्ट्रीज में बने हुए जो फिनिश्ड गुड्स है वो यहाँ पर लाकर बेचे जाते थे महंगे रेटों पे। सस्ते रेट पे सामान ले गए रॉ मटेरियल और महंगे रेट पे लाकर वहां से फिनिश्ड गुड्स यहाँ पर बेचने शुरू कर दिए। मतलब एक मार्केट भी बना ली अपनी फिनिश्ड गुड्स को बेचने के लिए। इस वजह से जो इंडिया का पैसा है वो सारा का सारा एक नाली आप कह सकते हो, समझ सकते हो। इंडिया का सारा पैसा जो है वो घूम फिर कर कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन में जा रहा था। कम रेट पे सामान लेकर जा रहे हैं, हाई रेट पे लाके बेच रहे हैं, तो कितना मुनाफा कर रहे होंगे। प्लस उन्होंने ये बोल दिया, चलो ये तो एक कारण है कि तुम अपना कमा रहे हो, उन्होंने ये बोल दिया कि इंडियन लोग जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, देश से बाहर सामान नहीं बेच सकते। उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा दिया। तो अगर आप वर्ड पढ़ते हैं टैरिफ लगा देना, टैरिफ लगाने का मतलब TARIFF, इसका मतलब होता है टैक्स लगा दिया गया कि आप बाहर व्यापार खुद नहीं कर सकते। तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, जो इंडिया में इंडस्ट्रीज बन रही थी, जो ट्रेडर्स थे, उनके तो बिजनेस ठप हो गए। तो जो इंडियंस थे, पैसा आना बंद हुआ तो वो तो रिवोल्ट करना शुरू हो गए कि यार हमें तो बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, जब आप गवर्नमेंट में जॉब्स देखने जाते हो आज की डेट में तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। जब ब्रिटिशर्स का प्रशासन था उस टाइम पे, जो इंडियंस हैं उन्हें हाई पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट के ऊपर नौकरियों पे नहीं रखा जाता था। ऊंची पोस्ट पे रखने के लिए इंग्लैंड के जो लोग हैं वो ही आते थे और वही ऊंची ऊंची पोस्टों पे बैठते थे, क्योंकि वो इंडियंस को देख ही नहीं सकते थे अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए, जजमेंट देते हुए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि जो जमींदार थे उनकी बहुत ज्यादा बड़ा योगदान रहा। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक नाम बता रही हूँ मैं आपको दोबारा, अभी जो हमने बेंटिक के बारे में पढ़ा, सती प्रथा वगैरह जिसने बंद की, बेंटिक ने बहुत सारे टैक्स लगाने शुरू कर दिए उस जमीन के ऊपर जो राजाओं ने जमींदार को दी थी। वो वाला लैंड था जिसके ऊपर आप टैक्स नहीं लगा सकते थे। तो विलियम बेंटिक ने बोला कि नहीं, इसके ऊपर तो तुम्हें जो लैंड मुफ्त में मिला हुआ है या जो भी है, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। चलो टैक्स तो पे कर दे किसी तरीके से, लेकिन टैक्स का जो रेट है, जो पैसा कमाने का साधन है, ब्रिटिशर्स जो देख रहे थे उसको बढ़ाते गए।
जो सरकारी नौकर थे वो जो बेचारे थे वो जमींदार से पैसा उठाते थे, जमींदार को तंग करते थे, क्योंकि वो लोग जो थे सरकारी नौकर वो अंग्रेजों के थे, जिस वजह से जमींदार जो थे वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे। राजे महाराजा तो हुए, ट्रेडर्स भी हुए, गवर्नमेंट जॉब्स में नौकरी नहीं मिल रही थी, जो जमींदार हैं वो भी इनके अगेंस्ट हो गए कि यार हमारी जागीर के ऊपर भी तुम टैक्स लगा रहे हो, हम तो आज तक टैक्स लेते आए हैं। अब हम बात करते हैं ये सब करने के अलावा जो हमारे और जो कारण हुए थे वो थे मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री कॉजेस सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। जो आर्मी थी उसके अंदर ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी, मतलब ब्रिटिशर्स जो अपने लिए यूज करते थे इंडिया में अपना प्रशासन चलाने के लिए और अदर कंट्रीज से लड़ने के लिए, वहां पे इंडियन सिपाही जो थे वो नियुक्त किए जाते थे। और वो जो पोस्ट तक जा सकते थे ना, ज्यादा से ज्यादा जिस पोस्ट तक वो अपॉइंट किए जाते थे वो सूबेदार था। सूबेदार से ऊपर की जो पोस्ट थी वहां पर इंडियंस जो थे वो अलाउड ही नहीं थे, आपको अलाउड ही नहीं था कि आप वो पोस्ट ले सके। अब हुआ क्या कि जो कनिंग से याद रखना चालाक लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने एक कानून पास किया जिसमें ये बोला गया, देखो पुराने टाइम में इंडियंस जो थे वो 7 समुंदर पार करना एक बहुत बड़ी चीज मानते थे, उनको ये लगता था उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो वो दूसरे देशों में जाना प्रेफर नहीं करते थे। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने ये एक कानून पास किया जिसमें ये कहा गया कि इंडियन सिपाही जो है वो किसी भी जगह पर भेजे जा सकते हैं लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए। लेकिन इंडियन सोल्जर्स इसे अपने रिलीजन के अगेंस्ट मानते थे, उनको ये लगता था कि यार ये तो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बिल्कुल अगेंस्ट है, 7 समुंदर पार करना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आएंगी क्या नहीं आएंगी, क्योंकि उस टाइम की सोसाइटी इस तरीके की थी। इस वजह से उनको ये लगा कि यार ये तो हमारे साथ गड़बड़ कर रहे हैं। प्लस उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी का बहुत बोलबाला था कि सब लोग को क्रिश्चियनिटी में बदल दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट कारण जिस वजह से मिलिट्री आर्मी ने रिवोल्ट किया वो मैं हाईलाइट करके लिख रही हूँ, वो है ग्रीस्ड कार्टरिज। अब ये क्या होता है, बंदूक को लोड करने के लिए जैसे आज की डेट में हम गन भरते हैं, गन में एक बुलेट भरते हैं, वैसे ही कार्ट्रिजेस होते थे। अब ये जो 1857 में हुआ क्या कि 1857 में ब्रिटिशर्स ने जब राइफल्स दी हमारे इंडियंस को, जिसमें हिंदू थे जिसमें मुसलमान लोग थे, इन राइफल्स को लोड करने के लिए इसके अंदर जो सामान डालना पड़ता था वो थे कार्ट्रिजेस, जैसे आज की डेट में आप कह लो गोली। तो वो जो कार्ट्रिजेस थे उस टाइम पे उनको काट के दांतों से काट कर आप उनको लोड करते थे, गन के अंदर भरते थे। अब दांतों से काटना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन लोग इनके अगेंस्ट क्यों हो गए, क्योंकि वो जिस तरीके से चिपकाया जाता था, कार्ट्रिज को बंद किया जाता था, वो बंद करने वाला जो सामान बना था वो बना था गाय, काओ और पिग के फैट के साथ। अब आपको पता है कि हिंदुइज्म में काऊ नहीं खाते, मुस्लिम लोग पिग नहीं खाते, तो इसके फैट से बनी हुई चीजें जो कार्ट्रिज में बंधी हुई है उसको तो मुंह से छील कर आप जो बंदूक है, राइफल्स है जो नई नई आपको मिली, आप उसको लोड कर रहे हो, इससे उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है बहुत ज्यादा हर्ट हुए। इसके चलते उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया कि यार हम ये चीज हमारे धर्म के खिलाफ है, हम गाय, भैंस, काओ, पिग, सुअर, इनका जो फैट है उससे बनी हुई चीज अपने मुंह में नहीं डाल सकते और हम नहीं लोड कर सकते। इस वजह से जो हिंदू मुसलमान थे उन्होंने इसका यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया। इनफैक्ट जो सबसे पहला रिवोल्ट हुआ था इन ग्रीस्ड कार्टेजेस के अगेंस्ट, शायद आपने एक इंसान का नाम सुना होगा, मंगल पांडे। जो मंगल पांडे जी हैं, मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ, ये देखिए ये तस्वीर है मंगल पांडे जी की। इन्होंने 29 मार्च 1857 को मना कर दिया कि हम ये चीजें नहीं यूज करेंगे, और इनफैक्ट एक ब्रिटिश ऑफिसर को भी इन्होंने मार गिराया था। अब उसके चलते ये जो रिवोल्ट है 1857 का, इसने बहुत स्पीड पकड़ ली थी। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि सोल्जर्स ने जो ग्रीस्ड कार्टेजेस है उनको नापसंद करने की उनकी क्या वजह रही होगी, ये आप आंसर में लिख सकते हैं कि क्या वजह रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिवोल्ट जैसे हुआ उसके कैसे कैसे कहानी जो है वो बढ़ी। अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ग्रीस कार्टेजेस हमने कर लिया, मंगल पांडे के बारे में मैं आपको बता रही। अब ये एक जगह है बरकपुर। बरकपुर जो जगह है वो बंगाल के अंदर आ जाती है, मैं आपको दिखा देती हूँ नक्शे में एग्जैक्टली कहाँ पर ये पड़ता है। ये बंगाल है, यहाँ पर कहीं पे हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो आ जाता है बरकपुर का। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो इस एरिया से स्टार्ट हुई थी
और यहाँ पर जो रिवोल्ट किया था इसी बंदे ने किया था जिसकी आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं, मंगल पांडे जी। तो मंगल पांडे जी ने बोला कि ये जो ग्रीस कार्टेजेस है मैं इन्हें नहीं यूज करूंगा और अपने साथियों को भी बोलूंगा कि इसको बंद कर दो यूज करना। इसकी वजह से इनको क्या कर लिया गया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया। बदले में इन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया और इनको फांसी लटका दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1857 के जो सबसे पहले शहीद हुए थे, जो जिन्होंने शहादत पाई थी, वो थे मंगल पांडे। और ये कहानी बैरकपुर से शुरू हुई। अब उसके बाद जो कहानी आगे बढ़ी वो पहुंची हमारे को मेरठ के अंदर। अब मैं आपको मेरठ की जो कहानी है वो बताने वाली हूँ। तो आप मेरठ को समझ लीजिए, यहाँ पर है, दिल्ली कहीं यहाँ पर है, पास पास में ये मेरठ ले लो, ठीक है, और इसको ले लो आप दिल्ली। तो कहानी ऐसी शुरू हुई कि 85 सोल्जर्स जो थे मेरठ के अंदर, उन्होंने बोल दिया कि अब हम ग्रीस कार्टेजेस यूज नहीं करेंगे और उनको अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने बाकी इंडियन सोल्जर्स को भी बोला कि यार तुम ये यूज करना बंद कर दो। और उन्होंने बोला कि अब हम पक्का धावा बोलेंगे, कब, 31 मई हम जो है रिवोल्ट कर देंगे, बगावत कर देंगे इंडिया के अंदर। ये डेट जो है 31 मई की रखी गई। लेकिन हुआ क्या, ये डेट जो है वो रखी गई, लेकिन इतनी गर्मा गर्मी हो गई कि ये डेट से पहले ही बगावत लॉन्च कर दी गई। 10 मई को मेरठ से कुछ लोग चले, कुछ सिपाही चले और चलते चलते वो दिल्ली पहुंच गए 11 मई को सुबह सुबह। और वहां जाके उन्होंने बहादुर शाह जफर को बोला कि आप हमारे राजा हो, हम अंग्रेजों का प्रशासन नहीं मानते। इसके चलते जब 10 मई को 1857 में ये रिवोल्ट चालू हुआ, डेट जो है वो 31 मई फिक्स की गई थी, लेकिन 10 मई को जब ये हुआ उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने बदले में ब्रिटिश सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया, उनकी फैमिलीज को मारना शुरू कर दिया, उनके घरों में आग लगानी शुरू कर दी। और ये करके वो चुपचाप दिल्ली की तरफ जाना शुरू हो गए। मतलब यहाँ से क्लैश होना शुरू हुआ और वो करते कराते सुबह सुबह 11 मई को दिल्ली पहुंच गए रिवोल्ट करते करते। अब दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली अब आपको पता है यहाँ पर दिल्ली है। अब मैं दिल्ली की कहानी बताती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ दिल्ली। अब दिल्ली में हर एक जगह पे जहां जहां हम पढ़ेंगे, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, पंजाब हो गया, हर जगह पे ब्रिटिशर्स का एक सैनिक खड़ा होता था। आप उसे कर्नल कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया है कि दिल्ली में जब वो लोग पहुंचे तो वहां पर कमांडर थे जिनका नाम था रिप्ले। रिप्ले से नाम याद रखना। तो ये जो ब्रिटिश कमांडर थे, जब इंडियन सोल्जर जो है 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर की देख में कि आप ही हमारे प्रशासन के राजा हैं, सब कुछ है, हम अंग्रेजों को नहीं मान रहे हैं, उस टाइम पे जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे वो थे रिप्ले। दिल्ली के अंदर याद रखना, DR से, दिल्ली के अंदर रिप्ले जी थे। तो ये इन्होंने इसको रोकने की कोशिश की लेकिन ये नासफल रहे। इसके चलते इनको और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। और फाइनली जो इंडियन सिपाही थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने जाके रेड फोर्ट में बहादुर शाह जफर को ये बोल दिया कि आप ही हमारे राजा हो, हमारे एम्परर हो। अब ये जो रिवोल्ट है ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। इसके आसपास यहाँ पर एक जगह है, शायद आपने नाम सुना होगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। अलीगढ़ तक ये जो जगह, ये जो रिवोल्ट है वो वहां तक भी फैल गया। उसके अलावा एक और जगह है इटावा। इटावा तक भी ये जो चीज है, मतलब यहाँ पर धीरे धीरे आसपास के जो एरियाज है वहां पर ये जो रिवोल्ट है वो फैलता चला गया। यहाँ तक ही नहीं, मतलब इसके आसपास के एरिया तक ही नहीं, ये रिवोल्ट जो है वो मणिपुर तक फैल गया। अब आपको मणिपुर तो पता ही है कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है हमारा मणिपुर। तो ये जो मणिपुर तक रिवोल्ट फैल गया, आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा होगा। सिर्फ मणिपुर ही नहीं, मतलब अलीगढ़ हो गया, मणिपुर मैंने आपको बता दिया, इटावा की जगह बता दी कि यहाँ भी फैल गया। उसके अलावा एक जगह है जिसे हम बोलते हैं बुंदेलखंड। अब वो बुंदेलखंड कहाँ आ जाता है, ये वाला जो एरिया, यहाँ वाला, यहाँ बुंदेलखंड, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये बुंदेलखंड का एरिया है। यहाँ तक ये रिवोल्ट अच्छे से फैल गया था। अब ये इवेंट जो है ये पंजाब में जाता जा रहा था, ये पंजाब आ गया यहाँ पर हमारा। और यहाँ से यही इवेंट जो है ये राजस्थान तक भी, सॉरी राजस्थान यानी यहाँ तक फैल गया था। ये गुजरात आ गया, ये यहाँ से राजस्थान तक फैल गया। अब हुआ क्या कि जो रिप्ले थे वो तो आउट हो गए, मैंने आपको बताया, जो दिल्ली में कमांड संभाल रहे थे वो तो आउट कर दिए गए, मारे गए। तो उनकी जगह पर एक और नया बंदा आया जिसका नाम था जनरल निकोलसन। उनके सन से याद कर लेना, उनका बेटा नहीं था लेकिन निकोलसन आए। उन्होंने
कुछ हेल्प ली इंडिया के ट्रूप्स की जो दिल्ली में थे, और फाइनली 14 सितंबर कुछ लोग अभी इंडियन जो थे ब्रिटिशर्स के साथ थे, कुछ लोग, पूरी तरीके से हर कोई मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट धावा नहीं बोल पा रहा था, लेकिन उनके पास जितनी भी आर्मी थी आसपास जो भी लोग थे, उन्होंने फटाफट से दिल्ली के ऊपर वापस काबू पा लिया 14 सितंबर को। मतलब आप ये सोचिए 11 मई से लेकर 1857 से लेके 14 सितंबर को जाकर जनरल निकोलस ने काबू पाया। उसके बाद बहादुर शाह जफर जो है उनको एक बंदी बनाकर बाहर भेज दिया गया। अब आपने ये शायद जगह सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, मैं आपको बता देती हूँ। उसे हम बोलते हैं रंगून। रंगून जो है, जैसे हमारे पास ये बांग्लादेश पड़ जाता है, ये वाला जो एरिया ये आप देख रहे हैं, ये वाला, इसे हम बांग्लादेश बोलते हैं। और ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये दूसरा देश, ये वाला, इसे हम म्यांमार बोलते हैं आज की डेट में, पर पुराना नाम इसका था बर्मा। ये पूरा इंडिया का हिस्सा ही था, एक साथ ही थे सारा का सारा एरिया जो था। तो यहाँ पर वो जेल था जिसे हम बोलते हैं रंगून, एक जेल था। तो उनको बहादुर शाह जफर को उठाकर यहाँ पर रंगून भेज दिया गया। कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद जो उनके बेटे आए उनको उनकी पोजीशन नहीं दी गई, मतलब उनको राजा नहीं माना गया। इनफैक्ट उनके जो 2 बेटे थे उनको गोली मार के उड़ा दिया गया। जो दिल्ली के बाद पहला हुआ, दिल्ली के अंदर रिवोल्ट चालू हो गया, आसपास के एरिया तक फैल गया। कौन कौन सी स्टेट्स में और फैला मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगला एरिया है कानपुर। अब मैं आपको बता देती हूँ, कानपुर लगभग और नहीं तो यहाँ पर कहीं पे हमारे पास के से कानपुर पड़ जाता है। अब हुआ क्या, यहाँ पर 2 लोग थे। एक थे नाना साहेब, कान से याद रखना, नाना, नाना जी कान लगा के रखते हैं। किसके ऊपर कान लगा के रखते हैं? तांतिया तोप के ऊपर। तो नाना साहेब और तांतिया तोपे जो थे, उन्होंने कानपुर के ऊपर कब्जा कर लिया था और बहुत सारे ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था, मतलब इंडियंस ने काबू कर लिया था। पर हुआ क्या कि 17 जुलाई, मई में ये बात शुरू हुई, 17 जुलाई 1857 को यहाँ पे जो जनरल स्थापित थे, जैसे मैंने दिल्ली में आपको अलग नाम बताया था, यहाँ पे जो जनरल थे उनका नाम था जनरल हैवलॉक। उन्होंने तांतिया तोपे को आउट कर दिया, डिफीट कर दिया, और उन्होंने कानपुर अपने कंट्रोल में कर लिया। इसके चलते जो नाना साहिब थे वो फटाफट, ये जो एरिया ये नेपाल का है, नेपाल पे भाग गए। वहां पे जाके उन्होंने थोड़ा असाइलम लिया कि मुझे बचाओ बचाओ। और जो तांतिया तोपे थे वो हारे तो गए थे, लेकिन उन्होंने बाद में जाके, शायद झांसी का आपने नाम सुना हो, वहां पर उनके साथ जो इवेंट है वो ज्वाइन कर लिया था कि मैं आप लोगों के साथ लड़ाई लड़ूंगा। किसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ूंगा? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब ये तो हमारे पास हमने पढ़ा कि कानपुर की कहानी थी। वैसे ही इसके बिल्कुल बगल में यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर आ जाता है लखनऊ। लखनऊ में भी जो अवध का कैपिटल है, हमने अभी अवध पढ़ा ना, मैंने आपको बताया ये वाला अवध। अवध का जो कैपिटल है वो उस टाइम पे था लखनऊ। अब यहाँ पर जो रूल कर रहे थे उनका नाम था, लेडी थी बेगम, लखनऊ में हजरत महल। ठीक है। अब बेगम जी किसकी वाइफ थी? वो थी नवाब वजीद अली। ये नाम शायद आपको दोबारा याद आएगा, हमने पहले भी पढ़ा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इनकी वाइफ थी ये बेगम। इन्होंने रिवोल्ट में हिस्सा लिया, बगावत में हिस्सा लिया कि यार हम तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। उस टाइम पे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स का बंदा था, जो चीफ कमिश्नर था, उसका नाम था हेनरी लॉरेंस। बेगम के सामने लॉ वाला बंदा हेनरी लॉरेंस थे। अब जब रिबेलियस हो रहे थे लोग, बगावत पे आ रहे थे, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के बहुत सारे लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग हेनरी लॉरेंस। इनकी भी मौत हो गई थी। अब ब्रिटिशर्स को फटाफट कोई नया बंदा नियुक्त करना था, तो उन्होंने बोला कि चलो यहाँ पर हम जनरल हैवलॉक को कमांड दे देते कि वो ये वाला लखनऊ का जो एरिया है वो संभालेंगे। तो जब जनरल हैवलॉक जो है लखनऊ पहुंचे ब्रिटिशर्स की मदद करने के लिए, इनको भी वहां से मार गिराया गया। फाइनली एंड में जाकर एक नया बंदा जनरल कॉलिन जो है, उन्होंने अच्छे से लड़ाई लड़ी और लखनऊ, एम्पल, या आप ये कह सकते हैं लखनऊ का जो एरिया है बेसिकली वो वापस हासिल कर लिया। मतलब 2 जो लोग हैं जनरल्स जो है वो शहीद हो गए ब्रिटिशर्स के, इसी में लड़ते लड़ते कि हम इंडियन से वापस अपना जो एरिया है वो काबू में ले लेते हैं। अब मैं आपको बात बताऊंगी कि झांसी, शायद आपने नाम सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। अब झांसी का जो एरिया है वो कहाँ पर आ जाता है? लगभग यहाँ पर आप कह सकते हैं
यहाँ आ जाता है हमारा झांसी। अब यहाँ पर जो रानी थी, जो रूल कर रही थी, वो थी रानी लक्ष्मी बाई। शायद आपने सुना भी होगा ये वाला नाम। रानी लक्ष्मी बाई जो थी वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रही थी। क्यों लड़ रही थी? क्योंकि रानी का जो बेटा था वो उसका गोद लिया बेटा था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से आप गोद लिए बेटे को आगे आप अपनी राजगद्दी पे नहीं बिठा सकते। इस वजह से उसने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया कि मेरा बेटा तो बनेगा राजा, वो तो गद्दी लेगा ही लेगा। तो ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई पे अटैक कर दिया। वो बड़ी बहादुरी से लड़ी, और शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने शायद नाम, अगर आपको लोगों को याद है, कि यहाँ पे जो तांतिया तोपे थे उन्होंने जाके झांसी में ज्वाइन कर लिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो मदद करने आए थे वो ये तांतिया तोपे थे उस टाइम पे। उन दोनों ने मिलकर एक तैयार कर अपना एक आर्मी का यूनिट बड़ी बहादुरी से लड़ाई भी की, और उसमें रानी लक्ष्मीबाई जो है उन्होंने शहादत भी प्राप्त की। आखिर में जाकर तांतिया तोपे की अगर आप कहानी सुनना चाहते हो, उनको अरेस्ट किया गया, और फाइनली 1859 के अंदर जाकर उन्हें फांसी पे भी चढ़ा दिया गया था। ये थे तांतिया तोपे, इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। अब बात करते हैं पंजाब की। ये वाला जो एरिया है, पंजाब में रिवोल्ट किस तरीके से हो रहा था। देखिए, पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में ये बताया गया है कि जो प्रशासन चलाने वाले थे प्रिंसली स्टेट्स के। प्रिंसली स्टेट्स कहने का मतलब जहां पर अभी भी राजे महाराजे गुरुगद्दी पे चल रहे थे। ब्रिटिशर्स उन पे भी रूल करते थे, लेकिन ये बोला था कि चलो आप राजे हो, आप अपने हिसाब से काम चला सकते हो। तो जो राजे महाराजे थे प्रिंसली स्टेट्स के, पंजाब में अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थी जहां पर अलग अलग राजे थे। उन्होंने, प्रॉब्लम ये हुई कि ब्रिटिशर्स की कहीं पे मदद की थी कभी कभी, कुछ कुछ, क्योंकि उनको ये लग रहा था यार हमारा ये फायदा करेंगे, हम इनसे नंबर बना लेते। सबने नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो वहां के प्रिंसली स्टेट्स के राजे थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद कर दी। पर पंजाब में बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहां पर जो सोल्जर्स है, सिपाही, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट धावा बोल दिया। राजे अभी ब्रिटिशर्स के साथ थे क्योंकि वो अपनी सीट, गद्दी बचाना चाहते थे, लेकिन जो सोल्जर्स हैं उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, धावा बोल दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। जैसे फिरोजपुर, पेशावर, होती मर्दम में, जलंधर में, अलग अलग जगह में। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन रिवोल्ट्स को दबाने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारे सिपाही जो है वो शहीद हो गए। इवन जो लीडर्स थे इन एरियाज के, कौन कौन से एरियाज के थे, रेवाड़ी, भिवानी, बालाबागरे, हंसी, वो भी आज की डेट में जो मॉडर्न हरियाणा के अंदर आ जाता है, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स का डंका सहा, क्योंकि उस टाइम पे पंजाब और हरियाणा एक ही था। इन रिवोल्ट्स के अलावा और भी एरियाज में रिवोल्ट्स हुए थे। जैसे आप ऐसे याद कर सकते हो BAB। अब ये एरियाज कहाँ कहाँ पर है मैं आपको मैप में बता देती हूँ। सबसे पहला एरिया जो हमें बताया गया है वो है बनारस का एरिया। तो मैं यहाँ पर आपको मैप में बता देती हूँ कि बनारस एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है। इस मैप में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की डेट में वाराणसी भी बोला जाता है। यहाँ पर हमारे पास बनारस का जो एरिया है वो आ जाता है, जहां पर और रिवोल्ट हुआ था। उसके अलावा जो रिवोल्ट हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद के अंदर। अब इलाहाबाद भी इसके बिल्कुल बगल में, यहाँ पर कहीं पे इलाहाबाद आ जाता है। और शायद एक और नाम आपने सुना होगा, वो नाम है बरेली का। बरेली की बर्फी शायद बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपने वो नाम भी सुना होगा। वो भी यहीं कहीं पर एरिया जो है बरेली आ जाता है। तो बैब का जो एरिया है, BAB करके आप याद कर सकते हैं, वहां पे भी धावा बोला गया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को दबा दिया गया था, मतलब उस रिवोल्ट को दबा दिया था। अब पंजाब में खास तौर पे क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने क्या योगदान दिया रिवोल्ट ऑफ 1857 का। सबसे पहले सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया, मैंने आपको बताया, सिपाहियों ने रिवोल्ट किया। जब 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ मेरठ से 10 मई 1857 में, तो ये जो खबर है फटाफट लाहौर पहुंच गई, जो उस टाइम पे पंजाब का हिस्सा था। ये 12 तारीख को खबर पहुंच गई, जिसके चलते बहुत सारे भारतीय पंजाबी जो सोल्जर्स थे ऑफ एक कैंटोनमेंट, मतलब आर्मी का एक हिस्सा होता है, मियां मीर के कैंटोनमेंट के एक रेजिमेंट के एक सेक्शन के, उन तक जब खबर पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने तो सोचा होगा अटैक कर लेते, लेकिन इनको डिसआर्म कर दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि पंजाब से लोग अगर आएंगे, सिपाही आएंगे, तो ये अच्छे से धावा बोलेंगे। तो सबसे पहले सिपाहियों की जो बंदूकें वगैरह थी वो फटाफट ले ली गई। जब ब्रिटिशर्स को खबर पहुंची कि यार दिल्ली में धावा बोल दिया गया, पंजाब के लोगों की जो बंदूकें हैं सोल्जर्स की, वो ले ली जाए। बाद में लाहौर, पेशावर, नवांशहर, रावलपिंडी, अंबाला, अमृतसर, होशियारपुर,
देराजत, पंजाबी, इंडियन सोल्जर्स, मतलब धीरे धीरे करके सारे इंडियन सिपाहियों की जो बंदूकें वगैरह हैं वो ले ली गई। बट फिर भी बिना बंदूकों के भी जो सिपाही थे उन्होंने रिवोल्ट किया, जैसे जलंधर के सिपाहियों ने, फिलौर के, सियालकोट के, झेलम के लोगों ने रिवोल्ट किया, सिपाहियों ने अभी भी रिवोल्ट किया। अब लोगों ने भी क्या रिवोल्ट किया? जी हाँ, जो लुधियाना में रहने वाले लोग थे, फिरोजपुर के जो लोग थे, लोग आम जनता, उन्होंने रिवोल्ट किया, जिसमें मुसलमान लोग भी आते हैं। मुसलमान लोगों की जो ट्राइब्स थी, कबीले थे, जैसे मोंटगोमेरी, मुल्तान हो गया, भावलपुर हो गया, फजिल्का हो गया, वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए कि हम भी लड़ेंगे। जो दिल्ली के लोग थे, रोहिलखंड के लोग थे, उन्होंने भी बोला कि यार हम बोलेंगे, हम धावा बोलेंगे। पंजाबीज जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया अलग अलग जगह पे, जैसे रोहतक पहुंच के, रेवाड़ी पहुंच के। करनाल में जो थे वो जाट विलेजेस जो थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम तुम लोगों को लैंड के ऊपर जो टैक्स है वो नहीं देंगे, हम अपने तरीके से रिवोल्ट करेंगे, बगावत करेंगे। अब सरदार अहमद खान कुर्ल का रिवोल्ट क्या था? ये जो एक ट्राइब थी, एक कस्बा था जिसे हम बोलते हैं करेल ट्राइब, इसके जो लीडर थे सरदार अहमद खान कुरी, उन्होंने रिवोल्ट किया ये बोल के कि हम तुम्हारे टैक्स जो हैं वो तुम्हें पे नहीं करेंगे। उस टाइम पे रावी नदी के किनारे, रावी नदी शायद आपने सुना होगा, उसके किनारे या कंडे थे, बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया कि हम भी टैक्स नहीं भरेंगे, हम क्यों टैक्स भरें फालतू में ब्रिटिशर्स को। इसके चलते जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत बड़ा रिवोल्ट फेस किया। इनफैक्ट ये जो बंदा है, जो लीडर है, इसने अकेले ब्रिटिशर्स को जब अटैक किया तो उसने उस टाइम पे ये नहीं देखा कि मेरी जान चली जाएगी। ब्रिटिशर्स को बहुत जगह पे इन लोगों ने धावा बोला। इनफैक्ट एक जो घुड़सवार था उसको भी मार दिया गया, पटन के पास जो अंग्रेजों का घुड़सवार था उसको मार गिराया। तो हम ये कह सकते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 अनेक अनेक कारणों की वजह से हुआ था। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। जिन्होंने किया उसमें सोल्जर्स भी थे, काम करने वाले आम लोग भी थे, और कुछ लीडर्स थे जो बोले हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि चलो अंग्रेजों के आगे नंबर बना लेते। लेकिन जब इतने अलग अलग जगह पे आप ये देख रहे होंगे कि यार नक्शे में तो मैम ने सिर्फ ऊपर का एरिया ही बताया जहां पर सबसे ज्यादा रिवोल्ट हुआ, मतलब पूरे इंडिया ने रिवोल्ट नहीं किया अच्छे से। तो अब वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉजेस क्या हुए रिवोल्ट को फेल करने के। सबसे पहला कारण ये था कि जब डेट मिथी गई थी कि यार 31 मई को रिवोल्ट करना है, उन्होंने पहले ही उसे स्टार्ट कर दिया था। ऑलमोस्ट आप ये कहिए मई में नहीं, 29 मार्च को ही चालू हो गया था ये रिवोल्ट, जब मंगल पांडे ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। तो मतलब अभी लोगों की पूरी तैयारी नहीं थी। दूसरी बात ये कि एकजुट नहीं थे सारे के सारे इंडियंस, कोई कह रहा था सपोर्ट करूंगा, कोई कह रहा था नहीं करूंगा, तो यूनिटी की कमी थी। तीसरी चीज ये कि हमारे पास जो बंदूकें थी वो कम थी, जो हमारे पास रेलवे का यूज था वो नहीं था। जैसे ब्रिटिशर्स फटाफट कम्युनिकेट कर देते थे एक जगह से दूसरी जगह की यहाँ पे अटैक हो गया, रिवोल्ट हो गया, हमारे पास वो साधन नहीं थे। ठीक है, तो वो सब फैसिलिटीज जो थी, मींस जो थे, वो कम थे हमारे पास। प्लस जो रिवोल्ट है वो पूरे देश में फैला ही नहीं था। कुछ रूलर्स जो थे, जैसे मैंने बताया प्रिंसली स्टेट्स के राजे जो थे, जैसे हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, नाभा, जिंद, कपूरथला, इन्होंने तो ब्रिटिशर्स की मदद की खबरें दे दे के, इन्होंने तो रिवोल्ट प्रॉपरली किया ही नहीं। प्लस मैंने आपको बताया हमारे पास मींस थे नहीं ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के, ब्रिटिशर्स के पास कंट्रोल था वो सारी चीजों का कि कैसे मैसेजेस कन्वे करने हैं, ट्रूप्स को लेके जाना है, सोल्जर सिपाहियों को लेकर जाना है, कैसे मेंटेन करना है, वो सब उनके पास रिसोर्सेज थे। प्लस जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरे जोर अपना लगा चुके थे इस रिवोल्ट को दबाने के लिए। इंडियंस ने पूरा जोर अभी लगाया ही नहीं था। ब्रिटिशर्स के पास एक सीक्रेट एजेंसी भी थी जो उनकी सूचना दे रही थी, जैसे सिपाही स्पाई वगैरह हो गए, वो उनके थे कि अब यहाँ अटैक होने वाला है, यहाँ होने वाला है। प्लस जो हमारा रिबिलियस एक रिवोल्ट हुआ था उसमें जो लीडर थे वो कहीं ना कहीं कमी पेशी कर गए थे, कोई भाग गया, कोई किसी और के साथ मिल गया, और एक कॉमन पर्पस नहीं था, कॉमन एक आंख से, मतलब आप ये कहिए कि एक कोई कारण नहीं था, सबके रिवोल्ट करने के अलग अलग कारण थे। कोई अपनी पेंशन को लेके रो रहा था, कोई धर्म को के ऊपर लड़ रहा था, कोई ये लड़ रहा था कि मुझे सूबेदार से ऊपर पोस्ट नहीं दी गई। तो ये सब कारण जो थे वो अलग अलग लोगों के अलग अलग थे। अब हम बात करेंगे कि रिजल्ट क्या हुआ 1857 रिवोल्ट का। पहला जो रिजल्ट है वो जिन कारणों की वजह से रिवोल्ट हुआ उन कारणों के ऊपर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि पॉलिटिकल रिजल्ट
क्या हुआ इस अटैक का? इस अटैक का रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया में सबसे पहले जो प्रशासन चला रही थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ही सब कुछ कर रही थी। तो इसका तो एंड खत्म कर दिया गया, इसको बोला खत्म। इनफैक्ट इंडिया का प्रशासन चलाने के लिए जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, इंडिया का पार्लियामेंट नहीं, सांसद जो ब्रिटेन की है वो इंडिया के मैटर्स में डील करेगी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी। प्लस इंडिया का जैसे आज की डेट में प्रेसिडेंट है, उस टाइम पे जो पूरे इंडिया को देख रहे थे वो हम बोलते हैं गवर्नर जनरल होते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल की जगह आज के बाद हम इस बंदे को वाइस रॉय बोलेंगे। मुगलों का जो प्रशासन था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। इवन जो इंडियन रूलर्स थे उनको राइट दे दिया गया था कि चलो तुम्हें अपने बेटे को बिठाना है अपनी राजगद्दी पे बिठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये कि ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दी थी वो वाली पॉलिसी जिसमें वो ये बोलते थे कि ये वाली स्टेट कमजोर है, इसको दूसरी स्टेट से मिला दो, इसको इससे मिला दो, इससे मिला दो ताकि रिबिलियन ना हो। तो उन्होंने वो मर्ज करने वाली जो पॉलिसी थी कि बड़ा प्रशासन बनाया जाए वो बिल्कुल बंद कर दी थी। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण था कि सोशल सोसाइटी में रिजल्ट क्या हुआ इस रिवोल्ट करने का। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रिजल्ट हुआ वो ये हुआ कि जो क्वीन थी, जो महारानी थी हमारी विक्टोरिया ब्रिटेन के अंदर, उसने ये बोला कि आज के बाद रिलीजियस टॉलरेंस लेकर आएंगे। रिलीजियस टॉलरेशन कहने का मतलब ये कि इंडिया के जो लोग हैं गवर्नमेंट सर्विसेज पे अपॉइंट किए जाएंगे बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी। ये भेदभाव नहीं होगा ये इस धर्म का है वो उस धर्म का है। इवन आपको अच्छी पोस्ट्स दी जाएंगी नौकरी के ऊपर। रिलीजियस टॉलरेंस मतलब सब धर्म बराबर हम देखेंगे कहीं ना कहीं। इवन इंडिया के जो सिपाही हैं उनको अच्छी पोस्ट दी गई, लेकिन साथ में उन्होंने हमें ये तो एक आप ये कह सकते हैं कैरेट दिखाई, लेकिन इसी सोशल रिवोल्ट में उन्होंने हमारे साथ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चालू कर दी थी चालाकी से। कहने का मतलब ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जो हिंदू लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं उनको आपस में लड़वाना शुरू कर दिया ताकि वो अपना रूल जो है वो कंटिन्यू कर सके। अब वो कैसे लड़वाया वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो हम पढ़ते हैं मिलिट्री रिजल्ट्स के अंदर। मिलिट्री के अंदर क्या रिजल्ट्स हुए? उन्होंने बोला कि यार इंडियन लोगों के पास अगर बंदूकें आ गई ये फिर से हमारे खिलाफ धावा बोल देंगे। तो उन्होंने एक इंडियन के बदले, अगर ये सिपाही है एक इंडियन, उसके बदले 2 अंग्रेज लोग जो सोल्जर्स हैं वो तैनात किए गए। मतलब ये कि इंडिया के लोग जो हैं वो सिपाही अब कम हो गए, नंबर उनका कम हो गया, और यूरोपियन जो सोल्जर्स हैं मतलब आर्मी में वो उनके लोग ज्यादा हो गए। प्लस उन्होंने ये बोला कि ये बंदूकों वगैरह का जो डिपार्टमेंट है, गन्स का डिपार्टमेंट है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टिलरी, कि जो आर्टिलरी का डिपार्टमेंट है वो अब अंग्रेज सिपाहियों के कंट्रोल में रहेगा, वो इंडियंस के हाथ में नहीं रहेगा। प्लस उन्होंने रिलीजन की लाइंस पे, वहां तो बोला रिलीजियस टॉलरेंस, लेकिन रिलीजन की लाइन पे लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया, कास्ट की लाइंस पे लोगों को डिवाइड करना शुरू कर दिया मिलिट्री में। जैसे आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग इकट्ठे लड़ाई नहीं कर रहे थे। इंडियन सोल्जर्स जो है मुसलमान अलग कर दिए गए, कास्ट के अलग ग्रुप बना दिया, दूसरी कास्ट का अलग करा दिया, ताकि अलग अलग ही ये रहें और आपस में लड़ते मरते रहें और हमारे लिए काम करते रहें। उसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक, पैसे को लेकर जो रिजल्ट हुए 1857 के रिवोल्ट के, वो ये हुआ कि इसके बाद जो इंडिया का प्रशासन था, मैंने आपको बताया, वो डायरेक्टली ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास चला गया, या आप कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। इसके चलते जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियंस को ही ट्रेड या व्यापार करने के ऊपर बहुत बड़े बड़े टैक्स लगाने शुरू कर दिए कि आप व्यापार कर रहे हो तो टैक्स लगेगा, जिसकी वजह से इंडिया का जो ट्रेड है, व्यापार है, बहुत ज्यादा सफर करना शुरू हुआ। बहुत सारे जो लोग थे जो टी बेच रहे थे बाहर, कॉफी बेच रहे थे, टबैको बेच के पैसे कमा रहे थे, कॉटन बेच के कमा रहे थे, वो सब बेचारे आप ये कह सकते हैं नुकसान सह रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ ये वाला जो एरिया है जो हमने अभी पढ़ा अवध, ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में दोबारा से मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आप देख सकते हैं कहाँ पर पड़ता है। अवध की कहानी ये हुई थी, यहाँ पर एक रीजनल फोकस ये है कि ये जो प्रोविंस है, ये जो हिस्सा है, ये बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी आंखें नाक घसोड़नी शुरू कर दी इसके अंदर। यहाँ के जो नवाब थे उनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। उनको, वो हमेशा से ब्रिटिशर्स के फ्रेंड रहे थे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो ब्रिटिशर्स को
पसंद करते थे, एक तरीके से उनके साथ दोस्ती वाले उनके संबंध थे। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने उनके इंटरनल मतलब अंदर के जो मैटर थे प्रजा के वो उसमें घुसना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने नवाब को फोर्स किया कि आप ब्रिटेन के लोगों की, ब्रिटिश लोगों की एक आर्मी जो है वो अपने प्रोविंस में रखिए और अपनी जो आर्मी है उसे खत्म कर दो। मतलब बहुत सारे लोग जो है वो नौकरी से हाथ धो चुके थे, और ये जो आर्मी हम आपके पास दे रहे हैं इसका जो खर्चा है, इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आप ही देंगे। राजे को बोला कि तू ही देगा इसका खर्चा भी, अपनी आर्मी खत्म कर दे, हमारी आर्मी टेक ओवर कर लेगी। धीरे धीरे करते करते उन्होंने इतनी आर्मी वहां पर इकट्ठी कर दी और उसके लोग जो नवाब के लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, जिसके चलते वो इतना नवाब कमजोर हो गया कि 1850 एडी में आकर, क्योंकि ये एक अच्छा रिच प्रोविंस था, रिच अच्छा काम कर रहा था ये वाला एरिया, तो 1850 में आके खुद ही बोल दिया कि अरे नहीं नहीं, अवध जो है गंदे गंदे एलिगेशंस, इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि नहीं नहीं यहाँ पे तो प्रशासन ठीक तरीके से नहीं चल रहा, मतलब माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, प्रशासन राजा जो है वो ठीक से नहीं चला रहा, जिसकी वजह से जो अवध के सोल्जर्स हैं, किसान हैं, जमींदार हैं, वो ये देख के हैरान हो गए, कहते राजा अच्छा खासा तो चला रहा था, अब ये ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी खड़ी कर दी और हम पे टैक्स लगाने शुरू कर दिए। तो इसको अवध को अनेक्स कर लिया था, सीधा अपने कंट्रोल में ले आए थे। लैप्स नहीं लगाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अनेक्स कर लिया मतलब अपने कंट्रोल में ही ले आए, एक बारी में ही खींच के रस्सी अपनी तरफ कर ली, जिसके चलते जो अवध के जो सिपाही थे, अवध में जो फार्मर्स थे, किसान थे, उन पे टैक्सेस लगने शुरू हो गए, जमींदारों से टैक्स लेना शुरू कर दिया जो उनकी जागीरें थी। इसीलिए इन सब ने, सब हिस्सों के लोगों ने 1857 के रिवोल्ट में अपनी भागीदारी दी थी। तो ये था आज का चैप्टर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।